हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ मस्त है कि नहीं है। और देखिए बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का। तो ऑब्जेक्टिव बहुत पढ़ते हैं, हिंदी का सब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जितना हिंदी के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन रहता है 50 नंबर हिंदी के सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन रहता है, तो सब्जेक्टिव भी पढ़ना जरूरी है बाबू। तो यहाँ पे देख लीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का सब्जेक्टिव, जिसको पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। हालांकि एक बात आप लोग याद रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर कट सकता है, लेकिन ये हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है नंबर दबा के आता है, बहुत ज्यादा नंबर उठता है हिंदी और इंग्लिश से। तो हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सभी बच्चे आ जाइए लाइव। सभी बच्चे को यहाँ पे देखिए नमस्कार। सभी बच्चे बता दीजिए कैसे हैं आप सब, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो बाबू यहाँ पे देख लीजिए हिंदी है 100 मार्क्स, उसका यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, घोल के पी जाना है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के ऑल पे कीजिए। ऑल पे करने के बाद से बाबू लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो दे देते हैं 91 35 74 20 24, आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो सभी बच्चे रेडी हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव शुरू करें। चलिए, एक बात बताना भूल गए, ऑनलाइन टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया है, पीडीएफ देना हम स्टार्ट कर दिए हैं बाबू। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना भी अनिवार्य है। कहाँ पे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे हम आपको लास्ट में बताएंगे कैसे, अभी इतना बता देते हैं। गूगल पे आपको देखिए ASK देख लीजिए, कैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे ही छोटा छोटा में ASK, और फिर लिखना है BOAR और D, और लास्ट में क्या लगा देना है S, आस्क बोर्ड्स डॉट, फिर लगाना है सटा के, फिर लिखना है आपको IN, और ये सर्च करके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन टेस्ट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लास्ट तक रुकिएगा, हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, PDF डाउनलोड करना है। तो चलिए बाबू, यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। बाबू बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आपको ये क्वेश्चन याद होना ही चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे। तो देखिए, बेन जॉनसन का यह कहना था, बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप की सुंदरता बढ़ती है। यानी बोली विचार से क्या होता है, आदमी की सुंदरता बढ़ जाती है। बाप रे, कोई किसी से बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट से बात कीजिएगा तो वो याद रखेगा कि बहुत अच्छा से आदमी बात किया है, यानी उससे क्या होता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। बाबू फेस सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, दिल सुंदर होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका उत्तम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यही बेन जॉनसन का कहना है। यहाँ देखिए, बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से मनुष्य के रूप की सुंदरता बढ़ जाती है, कुरूपता बढ़ती है बोलने से। अब यहाँ देखिए एडिसन का मत क्या है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यहाँ पे देख लीजिए, जब 2 आदमी होते हैं तब अपने अपने दिल एक दूसरे के समान खोलते हैं। यानी जब 2 आदमी होता है तो अपना अपना दिल का बात बोलता है, वो उससे बोलेगा, वो उससे बोलेगा। ये एडिसन का मत है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। और यहाँ देखिए, जब 2 आदमी बात करते हैं तो अपना दिल खोल खोल के बात करते हैं, यानी वो अपना बताएंगे, वो अपना बताएंगे। यहाँ देख लीजिए, जब यहाँ देखिए 3 हुए तो वह दोनों बात यहाँ देखिए कोसों दूर तक जाएगी। यानी अब 3 आदमी हो गए तो क्या होगा, तीसरा यहाँ पे मान लीजिए वो निकल गया, एकदम चुंगलखोर, क्या करेगा, पूरा फैला देगा, ले हल्ला कर दे हलस एकदम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो तीसरा आदमी होता है, तीसरा आदमी रहेगा तो बात क्या होगा, बात का बतंगड़ राम रमौल कर देगा। कहने का मतलब ये है, क्या करेगा, एक ही बार जब मान लीजिए कि 3 गो है दोस्त, तीनों दोस्त यहाँ पे देखिए बात कर रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कि चुंगला है, ये दोनों बात कर रहा है, चुपचाप सुन रहा है। कैलाश हाला एक बार पूरा गांव में, रिश्तेदारी में, पूरा यहाँ पे पूरा माने जवार में कर देला साला, यानी कैलाश हाला, यानी क्या हल्ला, यानी पूरे विश्व तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है। जब 2 व्यक्ति बात करेंगे तो आपस में बात करेंगे, वो दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन तीसरा आएगा तो तीसरा पूरे संसार में, पूरे दुनिया में फैला देगा। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है
कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। बाबू क्वेश्चन बहुत जबरदस्त एक एक क्वेश्चन कीमती है, एक एक क्वेश्चन याद करा के जाएंगे। पहला तो याद हो गया आपको, चलिए दूसरा याद कराते हैं कैसे। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करे। बाबू यहाँ पे केंद्रीय भाव क्या होगा, तो उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के, यहाँ देखिए निश्चल जो प्रेम है उसको दर्शाया है। जो लहना सिंह का प्रेम है बाबू, लहना सिंह यहाँ देखिए उसने कहा था क्या है, प्रेम, यहाँ आप देख लीजिए प्रेम का बलिदान है लहना सिंह का। बाबू क्या है, प्रेम का बलिदान है, अपने प्रेम के लिए शहीद हो गए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के, यहाँ देखिए निश्चल प्रेम को दर्शाया। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुमड़ाई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई। और लड़की क्या धत कह के इतना जोर से शर्माती थी और शर्मा के क्या करती थी, चली जाती थी। और लहना सिंह को क्या होता था, बहुत अच्छा लगता था जब वो धत कह के शर्मा के जाती थी, बहुत अच्छा लगता था उनको। यहाँ आप देख लीजिए बार बार, इसीलिए वो वही बात पूछते थे कि तेरी कुमड़ाई हो गई, और जब कहते थे वो क्या करते थे, धत कह के शर्मा के भागती थी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्या धत कह के दौड़कर भाग जाती थी, शर्मा के भाग जाती। इससे यह साफ प्रतीत होता था कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था। देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए, आंसर देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना है, इससे साफ प्रतीत होता है, यानी जब जब वो पूछते थे तब तब वो धत कह के शर्मा के जब भाग जाती थी, लहना सिंह का एकदम दिल बाग बाग हो जाता था, क्या लड़की के लिए और प्रेम जाग जाता था उनका। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, और वो प्रेम यहाँ देखिए निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह यहाँ देखिए उस लड़की द्वारा दिए गए जो वचन है, वचन क्या, वचन ये दिए थे कि तुम मर जाना लेकिन हमारे पुत्र और पति की रक्षा करना, उसको निभाया लहना सिंह ने। इसीलिए आप देखिए क्या लिखा है, लड़की के लिए प्रेम था। वो यहाँ देखिए प्रेम निश्चल इसीलिए था क्योंकि लहना सिंह ने लड़की के द्वारा दिए गए वचन को अपनाया, समझा और समझ के निभाया। और यही यहाँ देखिए कहानी का बाबू सारांश है, यानी यहाँ देखिए केंद्रीय भाव इसका यही है। समझ में आ गया कि नहीं, सही से बताइए। आ गया तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। चलिए फटाफट यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ऑब्जेक्टिव में हम आपको पढ़ाए थे कि भ्रष्टाचार का जड़ क्या है। आप क्या बतलाए थे, भ्रष्टाचार का जड़ होता है सरकार की गलत नीतियां। ये आप लोग हमको बतलाए थे ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है सब्जेक्टिव का कि भ्रष्टाचार का जड़ क्या है। भ्रष्टाचार का जड़ क्या है बाबू, भ्रष्टाचार का जड़ क्या है, सरकार की गलत नीतियां। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार की जड़ है सरकार की गलत नीतियां। यह गलत नीतियां के कारण यहाँ देखिए भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार है, सरकार की गलत नीतियां। सब सरकार अपने अपने के लिए बाबू, अपने अपने फायदे के लिए ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ई कर रही है, ऊ कर रही है, यहाँ आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि देश हमारा क्या होता है, मतलब सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। यहाँ पे देख लीजिए ये सब क्या बताएं हम, यहाँ पे क्या होता है, सरकार की ये गलत नीतियों के कारण होता है। यहाँ देखिए बिना रिश्वत दिए किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, यानी कहने का मतलब बिना रिश्वत का। बाबू को जाइएगा ना कि हमको आय बनवाना है, जाइएगा ब्लॉक में तो 200-300 रुपया आपसे लेगा, जाति बनवाना है 200-300-500 रुपया दीजिए तब बनेगा। तो ये क्या है, ये क्या है बाबू, यही तो है सरकार की गलत नीतियां। सरकार अच्छे से काम करेगी तो ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ सबसे बड़ा सरकार की गलत नीतियां। यह गलत नीतियों के कारण भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार है। बिना रिश्वत दिए किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा, बिना रिश्वत का काम आजकल बंद है। हमारे नौजवान भविष्य अंधकार में पड़े रहा है, यानी जैसे हम जैसे जो नौजवान हैं पढ़ लिख के भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अब यहाँ आप देखिए चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार यहाँ देखिए ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याण हो। बाबू यहाँ पे सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याण हो, जो लोगों के हित में हो, ऐसी नीति बनाए। ऐसा नीति न बनाए जिससे भ्रष्टाचार हो, लड़ाई हो, दंगा हो, ये सब हो, महंगाई हो, ये सब नहीं, यानी ये सब सरकार की गलत नीतियों के कारण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं। तो भ्रष्टाचार की जड़ सबसे मुख्य बात क्या हो जाएगा, सरकार की गलत नीतियां। इसलिए भगत सिंह ने कहा था कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब अगर पढ़ा लिखा राजनीति में भाग लेगा, पढ़ा लिखा जब सीट पे जाएगा, बैठेगा, तो बाबू देश कुछ अलग ही यहाँ देखिए
रंग लाएगा। इसलिए भगत सिंह ने कहा था कि पढ़े लिखे व्यक्ति यानी जो नौजवान है, पढ़ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ITI कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ आप देखिए बहुत सारे बच्चे नीट निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग किस में, तो यहाँ आप देखिए राजनीति में भी आप लोग भाग लीजिए। तो यहाँ आप देखिए ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नारी की प्रधानता कब से प्रारंभ हुई। यहाँ आप देखिए अर्धनारीश्वर की क्वेश्चन है कि नारी की प्रधानता कब प्रारंभ हुई। बहुत गजब का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि नारी की प्रधानता कब हुई। तो याद रखिएगा जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया था तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। याद रखिएगा, पूछा गया नारी की प्रधानता कब से हुई। बाबू देखिएगा कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जब फल फूल फसल ये सब यहाँ पे क्या होने लगे, करने लगे, तब नारी घर में रहती थी और पुरुष क्या बाहर रहने लगे। और यहाँ आप देखिए यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। यहाँ से जो जिंदगी है वो दो टुकड़े में बट गई। घर जो औरतें हैं वो घर का काम करेंगी, घर में रहेंगी, जो पुरुष है वो कृषि करेंगे, बाहर में खेतों का काम करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए टुकड़ों में बट गए, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन यहाँ पे देखिए निसीमित हो गया। यानी घर का जीवन यानी घर में औरतें क्या उतने में ही रह जाती थी, क्या कर रोटी बनाओ, खाना खिलाओ, हई कर हव कर, कपड़ा फीच धो मल, यानी ये सब करने लगे, सिर्फ उतना में उन लोग का जिंदगी कट गया। तो यहाँ आप देखिए वो हो गया और बाहर के लोग खेती बाड़ी करने लगे, निसीमित हो गए। और यहाँ आप देखिए एवं छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन हो गई। यानी आप देखिए जो छोटी जिंदगी है वो बड़ी जिंदगी के अधीन चलने लगी। और कृषि विकास के साथ ही नारी का भी प्रधानता आरंभ हुआ। कृषि प्रधान यहाँ देखिए कृषि के जब विकास हुआ तभी हमारा नारी का प्रधानती भी बाबू क्या हुआ, नारी का प्रधान भी आरंभ हुआ। तो ये आप लोग याद करिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद बाबू कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भगत सिंह कैसे देश सेवकों के लिए यहाँ आप देखिए जरूरत महसूस करते हैं। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि भगत सिंह कैसे देश सेवकों की जरूरत महसूस करते हैं। बाबू कैसे, तो जो यहाँ देखिए जो तन मन धन देश पर यहाँ देखिए अर्पित करे और पागलों की तरह सारी उम्र देश में लगा दे, ऐसे लोगों की जरूरत भगत सिंह महसूस करते थे। यानी यहाँ देखिए ऐसे लोगों की जरूरत भगत सिंह महसूस करते थे बाबू। यहाँ पे कौन, जो तन मन धन अपना देश में समर्पित कर दे, यहाँ पे देखिए अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र यहाँ देखिए देश पे लगा दे, देश के यहाँ देखिए तरक्की के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लगा दे। उस पे जो भगत सिंह थे वो बाबू उस पे क्या करते थे, तो उस पे बाबू ये महसूस करते थे जरूरत। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे एग्जाम में आता है। अब यहाँ आप देखिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, हम आपको क्या बताएं, भगत सिंह ने बोला है जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको भाग लेना चाहिए राजनीति में। क्यों लेना चाहिए अब हम आपको समझाएंगे और आपको समझ में 100% आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, आखिर लेना चाहिए, ये तो हम बता दिए कि भगत सिंह ने कहा कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग सीट भी यहाँ पे देखिए इकट्ठा कीजिए अपना राजनीति वाला। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। थोड़ा सा गला में खसखस है बाबू। अब देखिए इसका उत्तर है यहाँ पे कि विद्यार्थी देश के यहाँ देखिए कर्णधार होते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं जो प्राइमरी इंस्टीट्यूमेंट होता है नेशनल पर्पस का, ये आपको पता है। यहाँ देखिए विद्यार्थी देश के यहाँ देखिए कर्णधार होते हैं। आने वाले समय में उन्हें देश का यहाँ देखिए बागडोर अपने हाथों में लेनी है। यानी जो नौजवान है, जो स्टूडेंट है, आने वाले समय में बाबू देश का बागडोर किसके हाथ में है, नौजवानों के हाथ में, स्टूडेंटों के हाथ में है। यहाँ आप देखिए उन्हें देश की समस्याओं और यहाँ देखिए सुधार में हिस्सा लेना है। उनको क्या करना है, देश की समस्याओं और सुधार में हिस्सा। कैसे, आम आदमी बन के ले सकते हैं, नहीं, आपको राजनीति में जाना होगा, MP MLA नेता विधायक ये सब बनना होगा,
तब आप लोग सुधार करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, और देश के विकास के लिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए क्योंकि सत्ता राजनीति को हाथ में होती है, यानी इसलिए लेना चाहिए। ये जो सत्ता होती है राजनीति के हाथ में होती है, इसलिए राजनीति में भाग स्टूडेंट को लेना चाहिए। अगर राजनीति में आप भाग ही नहीं लेंगे तो सत्ता आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। यही कारण है कि बाबू क्या होना चाहिए कि विद्यार्थी को सत्ता यानी राजनीति में भाग लेना चाहिए। राजनीति में भाग लेंगे तो आपको सत्ता की गद्दी मिलेगी और आप लोग क्या कर सकते हैं, भारत का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। छात्र जीवन में विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य को भी देखना चाहिए। और यहाँ देखिए, विद्यार्थी में नई नई ऊर्जा होती है, इसलिए वह कोई भी काम को कर सकते हैं। यानी ये बताया गया है, बोले इस छात्र को राजनीति के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए, सोशल काम करना चाहिए, सामाजिक काम करना चाहिए, देश की भलाई के लिए करना चाहिए। और नौजवानों में क्या होता है, नौजवानों में लिखा गया है बाबू, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे देख लीजिए, नौजवानों में जो विद्यार्थी होते हैं उनमें ऊर्जा होती है, नई नई ऊर्जा होती है, नई नई ऊर्जा होती है। वो क्या करते हैं, किसी भी काम को समझ सकते हैं, किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो राजनीति होना चाहिए, जो छात्र होने चाहिए, उनको राजनीति में भाग लेना चाहिए। समझ में आ गया? आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भगत सिंह की यहाँ देखिए विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। बाबू बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो बाबू भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है? भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ते के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। अगर कोई मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि विद्यार्थी युवा है, जो विद्यार्थी होते हैं हमारे तरह युवा होते हैं, आपकी तरह युवा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उन्हें हाथ में देश का अगर बागडोर देंगे तो भगत सिंह यहाँ देखिए व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का यहाँ आप देख लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे क्या उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं। कौन? भगत सिंह एक उदाहरण देते हैं, यहाँ पे व्यवहारिक राजनीति का एक उदाहरण देते हैं कि नौजवानों को यह समझते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का यहाँ देखिए स्वागत करना है और भाषण सुनना है और व्यवहारिक राजनीतिक नहीं है। तो और यहाँ आप देखिए क्या है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाबू आता है। अब यहाँ आप देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है, या धांगड़ शब्द का यहाँ देखिए आशय क्या है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि धांगड़ शब्द का आशय क्या है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बाबू, इसको याद कर लेना। पूछा है धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है या धांगड़ शब्द का आशय क्या है। तो बाबू धांगड़ क्या है? धांगड़ शब्द का अर्थ अरवा भाषा में होता है भाड़े का मजदूर। यहाँ आप देखिए क्या होता है, धांगड़ शब्द का अरवा भाषा में अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। अब यहाँ आप देखिए धांगड़ एक आदिवासी जाति है, जो धांगड़ है वो आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के लिए यहाँ देखिए दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण इलाके में लाया गया था। यानी ये जो 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के लिए जो यहाँ पे जो थे ना, यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे देख लीजिए जो ये जो भाड़े के मजदूर हैं यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे देखिए धांगड़, उनको नील की खेती के लिए चंपारण में लाया गया था। धांगड़ जाति आदिवासी जातियों के अरवा यहाँ देखिए मुंडा, लाहौर इत्यादि के वंशज है। जो धांगड़ है बाबू आदिवासी जाति, अरवा, मुंडा, यहाँ देखिए लोहार इत्यादि के क्या है, ये वंशज है। लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते, ये बहुत ही मेहनत और यहाँ देखिए बलशाली होते हैं। जो यहाँ देखिए धांगड़ होते हैं वो क्या बहुत ही मेहनत और बलशाली होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये भोजपुरिया यहाँ देखिए मधेसी भाषा में बात करते हैं, यानी हमनी की तरह भोजपुरी, यानी हमारा तारा खनी भोजपुरी बोले लसन एकनी के, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए इनका यहाँ देखिए जीवन बेहद खुशी पूर्वक बीतता है। स्त्री तथा यहाँ देखिए कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये काम बहुत ही अच्छे से मन लगा के करते हैं। तो ये आपको याद रखना है बाबू, जल्दी जल्दी इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, पुरुष यहाँ देखिए ढलती शाम तक मंद प्रकाश में महसूस नृत्य करते हैं, अंत में ये लोग यहाँ देखिए अत्यंत यहाँ देखिए क्या होते हैं, मनमोहक हो जाते हैं, यानी बहुत अच्छा होते हैं, बहुत ही अच्छा काम। बाबू हम बिहारी भी तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत यहाँ देखिए सुंदर, सुशील, बहुत अच्छा माने ईमानदार, सब तो होते ही हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का क्या कारण है। चंपारण में यानी ओ सदानेरा में बाबू ये जो नर्मदा नदी का
वर्णन किया गया है, उसमें बताया गया है बाढ़ का कारण क्या है। बाबू हम क्या बतलाए थे, नर्मदा नदी में बाढ़ का कारण ये है कि जो वहाँ पे आसपास तो जंगल थे उसकी कटाई, उसी के कारण यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए लोग उस पेड़ को काटने लगे, बाबू उस पेड़ की कटाई, जंगल साफ करने लगे, ये करने लगे। यही कारण है कि गंडक नदी में बार बार यहाँ पे देखिए क्या आता है, बाढ़ आता है। तो देखिए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का कारण क्या है, तो चंपारण में यहाँ देखिए बाढ़ का प्रमुख कारण जंगल की कटाई है। यहाँ बहने वाली यहाँ देखिए मसान, यहाँ देखिए सिरकाहना जो गंडक नदी के तट पर विशाल वन क्षेत्र भरे पेड़ पौधे थे, यहाँ वनों को मनुष्य ने अपने यहाँ देखिए भोग, यहाँ देखिए विलास वसुंधरा के लिए, यानी अपने यहाँ देखिए स्वार्थ के लिए काटना शुरू किया, जिसके कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया। यानी कहने का मतलब वही है कि जो नर्मदा नदी के आसपास जो वनों का विशाल भंडार था, उसको काट काट के मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करते गए बाबू, टेबल फर्नीचर ये सब बनाते गए, ये मान लीजिए वही ना, और बहुत सारा काम होता है, अपने स्वास्थ्य के लिए उसको काटते गए, इसलिए नर्मदा नदी में बाबू बाढ़ आता है। ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू यहाँ पे 10 नंबर, बिसानी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देख रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिसानी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि बिसानी और अपनी, यहाँ देखिए बिसानी को अपने सिपाही पुत्र की प्रतीक्षा, यानी जो पुत्र है सिपाही, यहाँ देखिए बिसानी को अपने पुत्र सिपाही की पुत्र की प्रतीक्षा, वे डाकिये की राह चिट्ठी आने के लिए देखते हैं, डाकिये की राह चिट्ठी आने के लिए देखते हैं, क्योंकि उसने पिछले यहाँ देखिए चिट्ठी में लिखा था कि वे वर्मा में लड़ाई पर जा रहा है, माँ और बेटी किसी यहाँ देखिए अनिष्ट की यहाँ देखिए शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार कर रही थी, यानी कोई घोर यहाँ देखिए अनर्थ ना हो जाए। मान लीजिए जिसका बेटा जाए लड़ाई पे, बॉर्डर पे जाए, उसका माँ बाप बाबू टेंशन तो लेगा ही, तो वहीं पे माना कि चिट्ठी का ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 10 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और यहाँ आप देखिए क्या करना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। आपको भागना नहीं है बाबू, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करना है, तभी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सर्च दिखेगा, यहाँ पे लिखना है askboards.in। देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए ASK, फिर इसी में सटा के लिखना है BOARD, फिर लगाना है S, याद रखिएगा askboards, फिर लिखना है आपको क्या, डॉट देना है, और इसी में लिखना है IN। यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, आपको लिखना है ASKBOARDS.in, askboards.in लिख के आपको सर्च करना है। यहाँ आप देखिए जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा askboards.in, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है होम askboards, यहाँ आप देखिए, और हमारा यहाँ पे एक पिक दिखेगा, पिक्चर दिखेगा। आपको क्या करना है, इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे आज का टाइम लिखा होगा, और यहाँ पे आपको आज का टेस्ट मिल जाएगा सामने ही। आपको क्या करना है, सामने ही इस पे क्लिक करके इसको क्या करना है बाबू, आपको इस पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन टेस्ट दे देना है। कैसे, जैसे यहाँ देखिए लाइव टेस्ट है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। नीचे आएंगे, यहाँ आप देख लीजिए क्या है, स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, नाम पूछेगा, नाम डालिए। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आस्क बोर्ड हम लिख देते हैं, आप लोग अपना नाम डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ के आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो आइए फटाफट ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। मिलते हैं ऐसी दोपहर वाली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।